वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, इंडिया के हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़, और इसकी जड़ें, जैसा आपने कहा, काफी गहरी थीं। मतलब 1757 प्लासी के लगभग 100 साल बाद। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। हाँ, ये धीरे धीरे सुलग रहा था। अंग्रेजों की जो नीतियां थीं, चाहे वो विस्तारवादी हों, आर्थिक शोषण वाली हों या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हो, उनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था ये। सही कहा। समाज का शायद ही कोई तबका बचा हो जो संतुष्ट था। शासक, सिपाही, जमींदार, किसान, व्यापारी, कारीगर, यहाँ तक कि पंडित और मौलवी भी, सब में असंतोष था। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 1757 से 1857 के बीच का समय बिल्कुल शांत नहीं था। छिटपुट विद्रोह तो होते ही रहे। हाँ बिल्कुल, कहीं धार्मिक राजनीतिक हिंसा, कहीं जनजातीय आंदोलन, कहीं किसान विद्रोह, लेकिन 1857 का स्केल वो बहुत बड़ा था। तो चलिए इसके कारणों पर जरा विस्तार से बात करते हैं। आर्थिक कारण तो शायद सबसे पहले आते हैं दिमाग में। निश्चित रूप से। देखिए, अंग्रेजों ने भारत का जो पारंपरिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनकी नई रेवेन्यू पॉलिसीज, किसानों पर बहुत भारी टैक्सेशन था। और फिर साहूकारों का शोषण। हाँ, वो तो था ही। जमींदारों के अधिकार भी छीने गए। अवध का उदाहरण लें तो कहा जाता है कि लगभग 21,000 तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाप रे। और भारतीय उद्योग, हस्तशिल्प वगैरह, उनका तो पतन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश माल को प्रमोट किया जा रहा था, कोई संरक्षण नहीं था। भारतीय व्यापार पर टैरिफ बहुत ज्यादा थे, जबकि ब्रिटिश माल के लिए एक तरफा फ्री ट्रेड था। जाहिर है, सारा दबाव कृषि पर आ गया। ये तो हुई आर्थिक बात। राजनीतिक मोर्चे पे क्या चल रहा था? वहां भी उथल पुथल थी। अंग्रेजों की विलय की नीतियां, जैसे इफेक्टिव कंट्रोल की बात हो या सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी तो थी, हड़प नीति। हाँ बिल्कुल, जिसके तहत दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। इससे कई रियासतें जैसे सतारा, झांसी, नागपुर सब अंग्रेजी राज में मिला ली गईं। शासकों में भारी रोष था। और मुगल सम्राट का अपमान? हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। धीरे धीरे उनके अधिकार कम किए गए, और फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने तो ये तक कह दिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा। ये बहुत अपमानजनक था। प्रशासनिक स्तर पर भी दिक्कतें थी, जैसे भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल, प्रशासन में करप्शन आम था, खासकर पुलिस, छोटे अधिकारी, निचली अदालतें। आम आदमी पिस रहा था, और ये पूरा शासन ही विदेशी लगता था, अपनापन नहीं था। और सामाजिक धार्मिक कारण, वो कितने महत्वपूर्ण थे? वो भी कम नहीं थे। एक तो नस्लीय भेदभाव बहुत था। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते थे। फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थीं, जिनसे लोगों को धर्म परिवर्तन का डर लगने लगा। और जो सामाजिक सुधार हुए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता, उनको कैसे देखा गया? देखिए, इरादे भले ही नेक रहे हों, पर कई भारतीयों ने इसे अपने धर्म और परंपराओं में सीधा हस्तक्षेप माना। फिर 1856 का रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया, जिसने कहा कि अगर कोई धर्म बदलता है तो भी उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इसे भी धर्मांतरण को बढ़ावा देने की तरह देखा गया। और मस्जिदों और मंदिरों की जमीनों पर टैक्स लगाने से भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अच्छा, इसी समय कुछ बाहरी घटनाओं का भी असर पड़ा था क्या, जैसे युद्ध वगैरह? इन युद्धों में अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इससे उनकी जो अपराज्यता की छवि थी वो थोड़ी धूमिल हुई। भारतीयों के मन में ये बात आई कि अच्छा, अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट था। और अब आते हैं सिपाहियों पर। उनके असंतोष के क्या कारण थे? ये तो शायद सबसे बड़ा ट्रिगर बना। बिल्कुल, सिपाहियों में गुस्सा कई वजहों से जमा हो रहा था। उनकी सेवा की शर्तें अक्सर उनके धार्मिक विश्वासों से टकराती थी, जैसे माथे पर तिलक लगाने, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगाने की कोशिशें। और वो समुद्र पार जाने वाला नियम? हाँ, 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसके तहत सिपाहियों को कहीं भी समुद्र पार भी लड़ने भेजा जा सकता था। उस समय समुद्र यात्रा को धर्म भ्रष्ट करने वाला माना जाता था। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना।
वेतन और भत्ते भी कम थे शायद। जी, वेतन कम था, प्रमोशन के मौके ना के बराबर थे। जो कुछ भत्ते मिलते थे वो भी बंद कर दिए गए थे, जैसे अवध या सिंधु जीतने के बाद। अवध का विलय जो 1856 में हुआ, उसने भी सिपाहियों को बहुत नाराज किया, क्योंकि बहुत से सिपाही अवध के ही थे, उनके परिवारों की जमीनें छीनी जा रही थीं। और नस्लीय भेदभाव तो उनके साथ भी होता होगा। बहुत ज्यादा। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों से बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें सुअर तक कहा जाता था। तो सिपाही असल में वर्दी में किसान था। गांव का दर्द उस तक पहुंचता था और फौज में अपना अपमान, गुस्सा बढ़ता गया। और ऐसा नहीं कि यह पहली बार था, पहले भी 1764 में बक्सर के बाद 1806 में वेल्लोर में, 1825 में बैरकपुर में सिपाही विद्रोह कर चुके थे। तो ये सब तो पृष्ठभूमि थी। फिर वो तात्कालिक कारण क्या बना? चिंगारी कहाँ से लगी? वो चिंगारी थी नए एनफील्ड राइफल के कारतूस। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है, जिसे दांत से काटकर राइफल में लोड करना होता था, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ओह, ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। बिल्कुल। इसी समय आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की अफवाह ने भी जोर पकड़ा। माहौल पूरी तरह विस्फोटक हो चुका था। तो पहली घटना कब और कहाँ हुई? सुगबुगाहट तो पहले से थी। फरवरी 1857 में बरहामपुर, बंगाल की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फिर मार्च के अंत में बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन बड़ा विस्फोट मेरठ में हुआ, है ना? हाँ, 10 मई 1857 को मेरठ में 3rd नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस देने से इनकार कर दिया था। उनमें से 85 को लंबी सजा सुनाई गई। इस पर बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गए। और दिल्ली पहुंचकर अगले दिन 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जो स्थानीय सिपाही थे वो भी इनके साथ मिल गए। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और बूढ़े शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। तो दिल्ली एक तरह से विद्रोह का केंद्र बन गया। हाँ, और बहादुर शाह जफर इसके प्रतीक। हालांकि असली ताकत सिपाहियों और बाद में जनरल बख्त खान जैसे नेताओं के हाथ में थी। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, विद्रोह तेजी से गंगा घाटी और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में फैल गया। और इसमें सिर्फ सिपाही ही नहीं थे, आम लोग भी शामिल हुए। यही इस विद्रोह की खास बात थी। खासकर अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में ये एक जनविद्रोह का रूप ले चुका था। किसानों, कारीगरों, छोटे जमींदारों सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी खजानों, दफ्तरों, थानों को लूटा। साहूकारों और नई जमींदारों, जिन्हें वो अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, उन पर हमले किए। अलग अलग जगहों पर कौन मुख्य नेता थे इस विद्रोह के? दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेता थे, पर सैन्य कमान जनरल बख्त खान के पास थी, जो बरेली से अपनी फौज लेकर आए थे। कानपुर में नाना साहब, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खां भी थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बरेली में खान बहादुर खान, जो रूहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे। और बिहार में कुंवर सिंह का नाम बहुत आता है। जी हाँ, बिहार के जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने गजब की वीरता दिखाई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जो विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में मोर्चा संभाला। बाद में तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर तक लड़ी। और एक नाम और लेना चाहूंगा, बागपत उत्तर प्रदेश के शामल का, जिन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को संगठित किया। इतने बड़े पैमाने पर फैला ये विद्रोह, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब रहे। कैसे? हाँ, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और काफी बर्बरता से इसे कुचला। दिल्ली पर कब्जा करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। जॉन निकलसन जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में भारी लड़ाई के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से नियंत्रण हो गया। बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून, बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटों को तो दिल्ली में गोली मार दी गई थी। और बाकी जगहों पर? कानपुर में दिसंबर 1857 तक सर कॉलिन कैम्पबेल ने कब्जा कर लिया। नाना साहब हार के बाद नेपाल चले गए। उनका क्या हुआ पता नहीं चला। तांत्या टोपे बच निकले और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए, लेकिन अप्रैल 1859 में पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लखनऊ को भी मार्च 1858 में कैम्पबेल ने वापस जीत लिया। बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गईं। रानी लक्ष्मीबाई
वो जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कुंवर सिंह भी अप्रैल 1858 में घायल होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। मौलवी अहमदुल्ला को जून 1858 में मार दिया गया। जनरल बख्त खां भी लड़ाई में मारे गए। एक एक करके सभी बड़े नेता या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। 1859 के अंत तक हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से बहाल हो गई थी। तो इस विद्रोह के असफल होने के मुख्य कारण क्या रहे होंगे? क्यों ये कामयाब नहीं हो पाया? इसके कई कारण थे। पहला, ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला। ज्यादातर ये उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भारत काफी हद तक इससे अछूते रहे। पंजाब और राजपूताना भी शांत रहे। और समाज के सभी वर्गों का समर्थन भी नहीं मिला? नहीं, बड़े जमींदार, तालुकदार, अवध के अलावा साहूकार, व्यापारी, ये सब अंग्रेजों के साथ थे या तटस्थ रहे। आधुनिक शिक्षित भारतीय भी विद्रोह से अलग रहे। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। ज्यादातर भारतीय शासक जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम, कश्मीर के राजा, नेपाल के राणा, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। हथियारों और संसाधनों की कमी भी रही होगी। बिल्कुल, विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर तोपें, राइफलें और टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी। संगठन और समन्वय की बहुत कमी थी। अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, लेकिन कोई केंद्रीय नेतृत्व या साझा रणनीति नहीं थी। और भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना, मतलब अंग्रेजों को हटाने के बाद क्या होगा? हाँ, ये भी एक कमी थी। कोई एकीकृत विचारधारा या भविष्य के राजनीतिक सामाजिक ढांचे का नक्शा नहीं था। ज्यादातर नेता अपने खोए हुए अधिकार वापस पाना चाहते थे। एक राष्ट्रीय चेतना उस तरह से विकसित नहीं हुई थी। लेकिन एक चीज जो इस विद्रोह में काफी मजबूत दिखी वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, ये इस विद्रोह का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू था। बहादुर शाह जफर, एक मुस्लिम बादशाह को सभी ने अपना नेता माना। नाना साहब के साथ अजीमुल्ला खान थे। रानी लक्ष्मीबाई को अफगान सिपाहियों का समर्थन मिला। कई जगहों पर विद्रोह शुरू होने पर गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई ताकि हिंदू भावनाएं आहत न हों। ये एकता अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय थी। इस विद्रोह की प्रकृति को लेकर इतिहासकारों में भी अलग अलग राय है ना? कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है, कोई आजादी की पहली लड़ाई। जी हैं, बिल्कुल। सर जॉन सीली जैसे ब्रिटिश इतिहासकार इसे मुख्यतः सिपाही विद्रोह मानते थे, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ वीडी सावरकर ने इसे अपनी किताब में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और भारतीय इतिहासकारों की क्या राय है? आरसी मजूमदार का मानना था कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका तर्क था कि ये पूरे देश में नहीं फैला और कई वर्गों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वहीं एसएन सेन मानते थे कि जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो एक तरह से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? शायद ये कहना सही होगा कि ये पूरी तरह से एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा था। इसमें विदेशी शासन के खिलाफ एक आम गुस्सा जाहिर हुआ और इसने निश्चित रूप से भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। इसने राष्ट्रवाद के बीज बोए। इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए? अंग्रेजों की नीतियों में क्या बदलाव आया? बहुत बड़े बदलाव आए। सबसे पहला और बड़ा बदलाव था भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पारित होना। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। अच्छा, तो कंपनी राज खत्म? हाँ, कंपनी राज खत्म। इंग्लैंड में एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और भारत के शासन के लिए जिम्मेदार था। उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई। भारत में गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। जो क्राउन का प्रतिनिधि होता था, लॉर्ड कैनिंग, पहले वाइसराय बने। और रानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 वाली। जी, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। इसमें कहा गया कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में और राज्य विस्तार नहीं करेगी, विलय नीति खत्म। भारतीय राजाओं के अधिकारों, सम्मान और उनकी रियासतों की अखंडता का सम्मान किया जाएगा। गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई। ये भी वादा किया गया कि भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और कानून के समक्ष सभी को समानता मिलेगी। सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। क्या ये वादे निभाए गए? ज्यादातर वादे दिखावटी साबित हुए। हाँ, विलय की नीति जरूर खत्म हो गई, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण और बढ़ गया। समानता और नौकरियों का वादा तो खोखला ही रहा।
सेना में क्या बदलाव किए गए? विद्रोह की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। सेना का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की कम की गई। बंगाल आर्मी में तो अनुपात 1:2 का कर दिया गया। मद्रास और बॉम्बे में 1:3 का। महत्वपूर्ण विभाग जैसे तोपखाना, आर्टिलरी पूरी तरह यूरोपियों के नियंत्रण में रखे गए। और भर्ती की नीति में? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया ताकि उनमें एकता ना पनप सके। लड़ाकू जातियों, मार्शल रेसेस का सिद्धांत गढ़ा गया और गोरखा, सिख, पठान जैसी जातियों से ज्यादा भर्ती की जाने लगी, जिन्होंने विद्रोह दबाने में मदद की थी। अवध, बिहार, मध्य भारत के सिपाहियों की भर्ती कम कर दी गई। और हाँ, इसी दौरान 1861 में यूरोपीय सैनिकों ने भी कुछ मांगों को लेकर विद्रोह किया था, जिसे व्हाइट म्यूटिनी कहते हैं। अच्छा, और सामान्य नीतियों में क्या बदलाव आया? क्या सुधारों का दौर जारी रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्रोह के बाद अंग्रेजों का रवैया बदल गया। वो ज्यादा रूढ़िवादी हो गए। उन्हें लगा कि सामाजिक सुधारों से ही विद्रोह भड़का था। इसलिए उन्होंने अब भारतीय समाज के रूढ़िवादी तत्वों जैसे जमींदार, राजा, रजवाड़े, इनसे मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। सुधारवादी उत्साह खत्म हो गया। और फूट डालो और राज करो की नीति? उसे और तेजी से लागू किया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जानबूझकर खाई पैदा की गई। पहले मुसलमानों को विद्रोह के लिए ज्यादा जिम्मेदार माना गया, बाद में उन्हें हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। आर्थिक शोषण का क्या हुआ? वो तो और बढ़ गया। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था और उसका इस्तेमाल ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों के लिए और ज्यादा होने लगा। नस्लीय घृणा और भेदभाव भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। क्लबों, ट्रेनों, पार्कों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित होने लगा। तो कुल मिलाकर इस विद्रोह का महत्व क्या कहेंगे? असफल होने के बावजूद इसका बहुत महत्व है। इसने ब्रिटिश प्रशासन और सेना की कमियों को उजागर किया। भारतीयों के लिए ये विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष की एक महान गाथा बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। इसने ये दिखाया कि आम जनता भी उठ खड़ी हो सकती है। इसने प्रतिरोध की स्थानीय परंपराओं को मजबूत किया और सबसे बड़ी बात, इसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। ये था आज का यूपीएससी बुक समरी सीरीज का एपिसोड। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।